हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के विषय में, जिसकी फुल फॉर्म है द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इसको हिंदी में दिव्यांगजन अधिकारिता अधिनियम 2016 के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट किस प्रकार दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण करता है तथा इनमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, और साथ ही जानेंगे कि इसमें कुल कितने प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन किया गया है और बेंचमार्क दिव्यांगता क्या होती है। 27 दिसंबर 2016 को भारत के राष्ट्रपति ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए और दिव्यांगता के क्षेत्र में एक नया कानून बना दिया। इस कानून ने पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का स्थान ले लिया तथा नया कानून आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 गठित हुआ। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में कई नए प्रावधानों को जोड़ा गया है जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत आने वाली दिव्यांगताओं की परिभाषाओं में बदलाव लाते हुए उन्हें और भी व्यापक बनाया गया है। नंबर 2, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में जो 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थीं, उनको बढ़ाकर 21 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में किया गया है। नंबर 3, सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो अब तक 3% आरक्षण दिया जा रहा था, उसे बढ़ाकर 4% आरक्षण आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत किया गया है। नंबर 4, इस अधिनियम में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ देने का भी प्रावधान है। आपने एक शब्द पढ़ा कि बेंचमार्क दिव्यांग। आइए जानते हैं कि बेंचमार्क दिव्यांगता क्या होती है। बेंचमार्क दिव्यांगता ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 40% दिव्यांगता के शिकार हैं, वह बेंचमार्क दिव्यांगता के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हम कह सकते हैं कि वे व्यक्ति जिनमें विकलांगता का प्रतिशत 40% है, उन्हें बेंचमार्क दिव्यांगता के श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाती है। आइए अब जानते हैं कि इस एक्ट में कुल कितनी प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन किया गया है। नंबर 1, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसे हिंदी में शारीरिक दिव्यांगता कहते हैं। इसमें चलने फिरने या सामान्य गतिविधि करने की क्षमता में कमी हो जाती है। नंबर 2, लेप्रोसी क्योर्ड, उपचारित कुष्ठ रोग के उपचार के बाद व्यक्ति की त्वचा में असंवेदनशीलता आ जाती है, इसे उपचारित कुष्ठ के अंतर्गत रखा गया है। नंबर 3, सेरेब्रल पाल्सी, जिसे हिंदी में मस्तिष्क पक्षाघात कहते हैं। इसमें मस्तिष्क में किसी भाग पर होने वाली क्षति के कारण जिस भाग में क्षति हुई है, उस भाग से संबंधित अंगों में समन्वय जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। नंबर 4, ड्वार्फिज्म, जिसे बौनापन कहते हैं। ऐसा वयस्क या ऐसे व्यक्ति जिनकी ऊंचाई 4 फीट 10 इंच या इससे भी कम होती है, वो बौनापन के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नंबर 5, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज, जिसे हिंदी में पेशीय दुष्पोषण कहते हैं। यह आनुवांशिक मांसपेशियों से संबंधित दिव्यांगता है। यह एक मांसपेशी विकार है जो कि आनुवांशिक है। नंबर 6, एसिड अटैक विक्टिम, जिसे तेजाब हमला पीड़ित कहते हैं। तेजाब आक्रमण पीड़ित में तेजाब से झुलसे हुए या फिर अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थ से झुलसे हुए लोग इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नंबर 7, ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में दृष्टिहीनता कहते हैं। दृष्टि का पूर्णतः अभाव या 3/60 से कम या 10/200 स्नेलन से कम दृष्टि सुतीक्ष्णता वाले व्यक्ति दृष्टिहीनता के अंतर्गत आते हैं। नंबर 8, लो विजन, अल्प दृष्टि। इसमें दूर की वस्तु धुंधली या पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं तथा किसी भी वस्तु को देखने में कठिनाई होती है। नंबर 9, हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधित व्यक्ति के दोनों कानों में संवाद आवृत्ति में 70 डेसिबल श्रव्यह्रास होता है। नंबर 10, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इसको हिंदी में वाक एवं भाषा दिव्यांगता कहते हैं। संचार के लिए जरूरी उच्चारण
आवाज प्रवाह और वाक ध्वनियां निर्मित करने और उनका दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने में कठिनाई महसूस होती है। नंबर 11, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे हिंदी में बौद्धिक दिव्यांगता कहते हैं। बौद्धिक कार्य, तार्किक शिक्षण और समस्या समाधान तथा अनुकूलित व्यवहार और दैनिक जीवन और व्यवहार कौशल करने में कठिनाई होती है। नंबर 12, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, तो इस प्रकार की दिव्यांगता में या अक्षमता में सीखने से संबंधित समस्या जैसे पढ़ने, लिखने, गणितीय गणना करने में तथा तर्क करने में कठिनाइयां महसूस होती हैं। नंबर 13, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे हिंदी में स्वालीनता कहते हैं। हम उम्र के व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने में कठिनाई होती है तथा ऐसे व्यक्ति स्वयं में लीन रहते हैं, अर्थात स्वयं में ही कहीं न कहीं किसी बाहरी दुनिया में खोए रहते हैं तथा निर्धारित गतिविधि ही करते हैं। नंबर 14, मेंटल इलनेस, जिसे मानसिक रुग्णता कहते हैं। दैनिक जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान तथा चिंतन प्रभावित होता है। नंबर 15, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में माइलिन शीट क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के तंत्रिका कोशिकाओं में संपर्क करने की क्षमता नहीं रहती है, जिसके कारण मल्टीपल स्क्लेरोसिस अक्षमता हो जाती है। नंबर 16, पार्किंसंस डिसीज, पार्किंसन रोग। इस रोग में मस्तिष्क में उपस्थित कुछ तंत्रिका कोशिकाएं धीरे धीरे खराब हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, जिनके कारण शरीर में कंपन, शरीर की धीमी गति, कठोर मांसपेशियां, आवाज में परिवर्तन तथा लिखावट में परिवर्तन हो जाता है। नंबर 17, हीमोफीलिया, अतिरक्त स्राव। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। इसमें चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त निरंतर बहता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। नंबर 18, थैलेसीमिया। यह भी वंशानुगत विकृति है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नंबर 19, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डीप ब्लाइंडनेस या बहुदिव्यांगता। बहुदिव्यांगता के अंतर्गत एक या एक से अधिक दिव्यांगताओं को बहुदिव्यांगता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित दोनों है तो उसे बहुदिव्यांगता के अंतर्गत रखा जाता है। नंबर 20, डीप ब्लाइंडनेस या श्रवण एवं दृष्टिबाधित, जिसे सुनने के साथ साथ देखने में भी समस्या हो, उसे डीप ब्लाइंडनेस की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। नंबर 21, ऊंचा सुनने वाला, अर्थात दोनों कानों में संवाद आवृत्ति 60 से 70 डेसिबल श्रव्य हानि वाला व्यक्ति। इस प्रकार के व्यक्ति को ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं।